नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे आज जनरल साइंस में। जो जनरल साइंस है वो राजस्थान पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी डी ग्रुप, साथ में आपके रेलवे, लोको पायलट, दिल्ली पुलिस, एसएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो टॉपिक रहेगा आज का रहेगा मानव रोग। ये मानव रोग आपके रीट में भी दे रखा है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में भी है। तो रीट के साथ साथ पटवार पुलिस, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मानव रोग, सबसे पहले बात करेंगे। रोग कई प्रकार के होते हैं। पादपों के रोग होते हैं, जीव जंतुओं के रोग होते हैं, जीव जंतुओं में मानवों के रोग भी आते हैं, इसके साथ पशु और पक्षियों के रोग भी आते हैं। और आपके सिलेबस में दे रखा ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग के बारे में। तो मानव रोग के बारे में बता रहा हूँ। मानव के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं केवल रोग के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, रोग क्या होता है? देखो, रोग है, इसका जो मूल शब्द है, यानी इस रोग का व्याधि भी बोल सकते हैं। रोग को क्या बोल सकते हैं? व्याधि। और ये व्याधि शब्द है, इसका मूल शब्द है व्याधा। और इस व्याधा का शाब्दिक अर्थ या मतलब मीनिंग क्या होता है? रुकावट या बाधा या विकार। ठीक है, तो रुकावट, बाधा या विकार। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मनुष्य के, जिसका हम बात करें मानव के बारे में, तो मानव के अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा या विकार मानव रोग कहलाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य से मतलब क्या होता है? ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं कि मानव के अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इसे कहेंगे मानव रोग। अच्छे स्वास्थ्य से मतलब होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आपका शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और बात करें आगे, तीसरा आता आपका अच्छे स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है, दोबारा बता देता हूं। एक तो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तीसरा आता आपका सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है ना। तो देखो, अच्छे स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से भी फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों रूप से स्वस्थ होता है तो उसे कहेंगे अच्छा स्वास्थ्य। अगर तीनों में से किसी में भी एक ही प्रकार का, किसी में भी रुकावट, बाधा या विकार आ जाता है तो उसे मानव रोग कहते हैं। ठीक है। अब किस प्रकार का स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कुछ गाइडलाइन जारी करता है। क्या करता है? विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, ठीक है, वो कुछ गाइडलाइन तैयार करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बात को समझो, मानव रोग का दूसरा नाम व्याधि होता है। और व्याधि का मूल शब्द व्याधा होता है। व्याधा का शाब्दिक अर्थ रुकावट, बाधा या विकार होता है। ठीक है। या आप कह सकते हो कि किसी अच्छे मनुष्य के या स्वस्थ मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा या विकार मानव रोग कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए।
इसके लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ गाइडलाइन जारी करता है और इस WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको मैं बता देता हूँ कि आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वर्तमान के अंदर योगा भी करने के लिए काफ़ी लोग और जागरूक रहते हैं। तो विश्व योग दिवस का मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाते हैं और कुछ अलग अलग रोगों के भी दिवस होते हैं। जितने भी दिवस होते हैं वे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी उसी दिन को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और उसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। व्यक्ति बीमार नहीं हो इसलिए उसको अच्छा रहन सहन, सामाजिक वातावरण, इसके साथ साथ शरीर अगर योग करें, शरीर से हम योग करें तो भी हम व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए विश्व योग दिवस और विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी। तो विश्व योग दिवस 21 जून को। इसके साथ साथ व्यक्ति जब बीमार होता है तो हॉस्पिटल या मेडिसिन लेने के लिए जाता है। और आपने देखा होगा कि जो चिकित्सालय विभाग होता है, चिकित्सा विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, इनके अंदर इस प्रकार का एक सिंबल होता है, रेड से, लाल से और एक प्लस का निशान होता है। इसको बोलते हैं रेड क्रॉस। और यह है विश्व रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अभी मैंने 3 बार बोले और तीनों ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को मनाते हैं। और विश्व रेड क्रॉस दिवस का मनाते हैं तो 8 मई को मनाते हैं। सामान्य सी बातें 3। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, स्विट्जरलैंड की बात है। कहाँ की बात है? स्विट्जरलैंड की बात। और स्विट्जरलैंड के अंदर 9 फरवरी 1863 में, देखो रेड क्रॉस के बारे में दोबारा बता रहा हूँ, रेड क्रॉस क्या चीज़ है। तो देखो रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, ठीक है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 9 फरवरी 1863 को स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो हेनरी डुनेट ने की थी। इसका मतलब क्या होता है? विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां और उससे संबंधित उसे समाधान, उपचार उपलब्ध कराने का कार्य किसका होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। जैसा आपने सुना होगा, या जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो घायल सैनिक थे उनके उपचार का कार्य भी रेड क्रॉस सोसाइटी का या रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया गया था। इसलिए सबसे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और आपके करंट के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए वर्तमान 2020 के जिनको नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उनकी चर्चा करके जाना या आप थोड़ा सा रीड करके जाना। होता क्या होता है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अक्टूबर महीने में होती है और 10 दिसंबर यानी दिसंबर महीने की 10 तारीख, जिस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, उस दिन दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो इस नोबेल पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी 1901 से। और 1901 के अंदर पहला शांति का नोबेल पुरस्कार इस सोसाइटी को दिया गया था। ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई बात है। नोबेल पुरस्कार के अंदर पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया था। ये रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो हेनरी डुनेट था। इसका उद्देश्य क्या था? किस पर्पज से इस सोसाइटी का निर्माण किया था? तो शांति के लिए, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, ठीक है।
अब देखो भारत में ये कब आया, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में कब आई, तो ये भारत में 1920 में आई थी और विश्व में 1863 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब बात करेंगे कि ये जो जितने भी हम दवाई से जुड़ी बात करेंगे, मेडिसिन से जुड़ी बात करेंगे, इनके बारे में देखो, अगर आदमी बीमार होता है तो उससे जुड़ी हुई कुछ सामान्य सी जानकारी, जैसे कि रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रोगों के कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है, इसके अलावा रोगों से डरना क्या कहलाया जाता है, ये सारी बातें होती है। 3 बात बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है जो रोग होते हैं, रोग को बोला जाता है पैथो। क्या होता है? पैथो बोला जाता है। और साइंस के अंदर किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करना स्टडी कहलाता है और उस स्टडी को यहाँ लॉजी शब्द से जाना जाता है। तो पहला शब्द आता है पैथोलॉजी। पहला शब्द आता है पैथोलॉजी, यानी कि रोगों का अध्ययन। अब जब रोगों का अध्ययन करेंगे तो साथ में रोगों के लक्षणों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो रोगों के लक्षणों का अध्ययन, ठीक है ना। तो देखो रोगों के खुद के बारे में पढ़ रहे हैं तो रोगों का अध्ययन कहलाता पैथोलॉजी। और रोगों से संबंधित जैसे आपके कई प्रकार के रोग हैं, उनको देख के लग जाता है कि इसको ये रोग है। जैसे कि आपको वर्तमान के अंदर कोरोना नाम की जो वैश्विक महामारी चल रही है, जिसका जो लक्षण है वो सर्दी जुकाम बुखार है, ठीक है ना। तो उसके लक्षण, इसी प्रकार आपके टेटनेस के क्या लक्षण होते हैं, आपके टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं, डिप्थीरिया के क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षणों के बारे में भी अध्ययन करना आपका पैथोलॉजी होता है। जबकि मैं बात करूं कि रोग क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान के अंदर जो कोरोना चल रहा है, कोरोना फैलने का क्या कारण है, तो ये एक वायरस है, तो कारण हो गया वायरस, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ रोग जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, कुछ रोग जो आनुवांशिक होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो फफूंद या कवक जनित रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो आपके हेलमिंथेस होते हैं, तो ये कारण होते हैं, ठीक है ना। तो रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है इटियोलॉजी। क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। देखो ये जो साइंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, फोबियोलॉजी क्या, सॉरी पैथोफोबियो क्या होता है, ये सारी बातें आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको 2 बातें एक साथ यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो इटियोलॉजी क्या है, रोगों के कारणों का अध्ययन। रोगों के कारणों का अध्ययन। कोई रोग होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, ये सारी बातें रोगों के कारणों का अध्ययन होता है। पैथोफोबिया, देखो पैथो का मतलब होता है रोग, फोबिया का मतलब होता है डर। आपने देखा होगा कई लोगों को रोग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो रोगों से डरना क्या कहलाता है? पैथोफोबिया कहलाता है। फोबिया का मतलब भयभीत होना होता है। और किससे भयभीत हो रहे हैं? पैथो से हो रहे हैं, यानी रोग से हो रहे हैं। तो रोगों से डरना क्या कहलाता? पैथोफोबिया। रोगों से डरना, तो रोगों से डरना पैथोफोबिया कहलाता है। रोगों से डरना पैथोफोबिया कहलाता है, डरना कह दो या भयभीत होना, ठीक है ना। भयभीत होना क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। अब आपने एक बार देखा होगा कि रोगों के जितनी भी मेडिसिन आई है, यानी उपचार जिसको हम औषधि बोलते हैं, तो सर्वप्रथम रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम दवाई का प्रयोग किसने किया होगा? तो जिस व्यक्ति ने दवाई का पहली बार प्रयोग किया होगा उसको दवाइयों का जनक भी बोला जाता है। तो सर्वप्रथम दवाई का प्रयोग हिप्पोक्रेटस ने किया था, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि सर्वप्रथम रोगों के उपचार के लिए सर्वप्रथम रोगों के उपचार के लिए दवाइयों का प्रयोग हिप्पोक्रेटस ने किया था। हिप्पोक्रेटस ने
किया था, और जिसने दवाई का प्रयोग किया उसी को ही औषधि विज्ञान का, मेडिकल साइंस का फादर भी बोला जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को ही औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सभी बातें अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करना, समझना बात को। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन या रोगों के लक्षणों का अध्ययन। इटियोलॉजी, रोगों के कारणों का अध्ययन। उसके बाद में पैथोफोबिया, रोगों से डरना या भयभीत होना पैथोफोबिया कहलाता है। ठीक है। सर्वप्रथम रोगों के उपचार के लिए दवाइयों का प्रयोग किसने किया? तो हिप्पोक्रेटस ने किया था, और इसीलिए हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रोगों का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था और रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो देखो, रॉबर्ट कोच ने रोग का कीटाणु सिद्धांत दिया था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में रिपीट होने वाली बात है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो यहाँ थोड़ा इसका ध्यान दे लो। देखो, एक तो आता रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने तो क्या दिया? रोग का या रोगों का कीटाणु सिद्धांत। रोगों का क्या सिद्धांत दिया? कीटाणु सिद्धांत। जबकि दूसरा जो व्यक्ति, उसका नाम है लुई पास्चर। लुई पास्चर वही है जिसने रेबीज के टीके की खोज की। लुई पास्चर वही है जिसने जो दूध को गर्म करने से उसके जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया के बारे में भी किसने बताया था? लुई पास्चर ने बताया था। तो दूसरा वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है लुई पास्चर, और लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? रोगाणु सिद्धांत। ये रोगाणु सिद्धांत क्या होता है? ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। उसने दिया रोगाणु सिद्धांत, उसने दिया कीटाणु सिद्धांत, रोगाणु सिद्धांत। देखो, रॉबर्ट कोच ने रोगों का कीटाणु सिद्धांत दिया, जबकि लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया। ठीक है ना। ये अपने आप में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब हम बात करेंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोगों के प्रकार की मैं बात करूंगा। तो देखो, बात करेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं। रोगों के प्रकार की मैं बात करूं तो ये जो रोग होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक रोग वो होते हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय साथ होते हैं, उनको बोला जाता है जन्मजात। दूसरे वे रोग होते हैं जो व्यक्ति के जन्म लेने के बाद में होते हैं, उनको बोलते हैं अर्जित या उपार्जित रोग। अर्जित या उपार्जित रोग। ठीक है। अब देखो, जन्मजात रोग वे होते हैं, इसमें आनुवांशिक रोग आते हैं। ठीक है ना। तो आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग, ये आनुवांशिक रोग है, ये सभी आनुवांशिक रोग जन्मजात होते हैं। आनुवांशिक के अलावा आनुवांशिक के अंदर और कौन से होते हैं? जैसे आपके हीमोफीलिया है, कलर विजन है। ठीक है ना। और जो आनुवांशिक आपके गुणसूत्रों की वजह से हो सकता है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, उनकी वजह से जो रोग होते हैं वो आनुवांशिक रोग होते हैं। दूसरे होते हैं अर्जित रोग, जो व्यक्ति के जन्म लेने के बाद में वातावरण के प्रभाव में आने से, ठीक है ना, ये रोग फैलते हैं। तो इसको ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ये भी थोड़ा ये चर्चा कर लेता। संक्रामक वे होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं। ठीक है ना। कैसे? अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से बीमार है तो वो उसकी बीमारी किसी दूसरे को लग जाती है। जैसा आपने सुना होगा, वर्तमान के अंदर कोरोना नाम की जो वैश्विक महामारी चल रही है, तो वह लोगों को संपर्क में आने से फैलती है। ठीक है। इसी प्रकार किसी को सर्दी जुकाम बुखार होगी, किसी को एड्स हो गया, या जितने भी
किसी के संपर्क में आने से जीव से जीव, कोई भी व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है, व्यक्ति से किसी पशु को फैल सकता है, किसी व्यक्ति से किसी पक्षी को फैल सकता है, या किसी पक्षी से किसी व्यक्ति को हो सकता है, किसी पशु को हो सकता है, किसी पशु से किसी पक्षी को हो सकता है, किसी और व्यक्ति को भी हो सकता है, या पशु से पशु में भी जा सकता है, व्यक्ति से व्यक्ति में जा सकता है। ये सभी रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। और संक्रामक रोगों का सबसे अच्छा उदाहरण जो वर्तमान में चल रहा है वो आपका आता है कोरोना। कोरोना जिसका नाम कोविड-19 है। अब ये भी कईयों के अभी जो वर्तमान के अंदर जैसे एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना का कोविड-19 नाम क्यों दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्तमान में हो सकती है कि अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें एक दो शुरुआती जो एग्जाम होंगे जैसे रेलवे, राजस्थान पुलिस है, इनसे जुड़ा हुआ कोरोना से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसका नाम कोविड-19 क्यों दिया, इसलिए दिया, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो कोरोना में पहले कोविड-19 में पहला अक्षर आता है को, CO, को से बनता है कोरोना, ठीक है ना। अब यहाँ पर VI और D, इस को COV, इससे तो कोरोना शब्द बन गया, D से डिजीज हो जाएगा। 19 है, 19 है, ये वैश्विक महामारी 2019 में आई थी चाइना के, चीन के वुहान शहर में, ठीक है ना। तो ये 2019 में आई थी। कोविड-19 नाम इसलिए दिया कि कोरोना वैश्विक, देखो CO से बनता है कोरोना, कोरोना, V से बनता है वायरस, और D से बनता है डिजीज यानी रोग। और ये बीमारी आई थी चीन शहर के वुहान शहर, चीन के वुहान शहर में कब आई थी ये? 2019 में। इसलिए इन सब का शॉर्ट नाम बनता कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज यानी रोग, वुहान शहर से आई 2019 से, इसलिए इसका शॉर्ट में नाम पड़ा कोरोना वैक्सीन, ये सॉरी कोरोना वैश्विक महामारी का शॉर्ट में नाम पड़ा कोविड-19, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लेग है, कौन सा है? प्लेग। तो प्लेग भी एक संक्रामक रोग है। प्लेग के अलावा आपका जैसा हैजा है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, टीटनेस, ये सभी संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो व्यक्ति विशेष को होते हैं लेकिन उस व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ते, व्यक्ति के मरने के बाद में वो रोग वहीं नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी के शरीर में विटामिन की कमी है और विटामिन खाएगा तो पूर्ति हो जाएगी, नहीं खाएगा तो वही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उस व्यक्ति विशेष में विटामिन की कमी से वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उस संपर्क में आने वाले व्यक्ति को विटामिन की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार विटामिन वाला आ जाएगा, आपके प्रोटीन आ जाएगा, कौन आ जाएगा? विटामिन आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। या किसी में हार्मोन की कमी होती है, किसी भी प्रकार के हार्मोन की कमी होती है, या किसी को कैंसर हो गया, तो ये असंक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैला जाता है। अब इनमें जो महत्वपूर्ण बात होती है इसमें दो बातें मैं साथ बता देता हूँ। सबसे पहले बात होती है सभी आनुवंशिक रोग होते हैं, जितने भी जेनेटिक्स डिजीज है वो सबके सब क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान से पढ़ना आप। सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात होते हैं। और नेक्स्ट की मैं बात करूं, सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होते। दिखने में ऐसे लग रहा है कि एक में मना कर रहा है, एक में हाँ भर रहे हैं, बात तो एक जैसी है, एक तरह की रीजनिंग होगी। रीजनिंग के अंदर जो आपके कथन और निष्कर्ष होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन है दोनों का अर्थ अलग अलग। सभी आनुवंशिक रोग, जितने भी जेनेटिक्स रोग होते हैं वो जन्मजात होते हैं, कन्फर्म बात सही है, लेकिन सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक रोग नहीं होते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक बच्चा जो अपनी माँ के पेट में, गर्भ में है, ठीक है, यानी कि महिला को परसों होना है, डिलीवरी होनी है, बाई दी वो महिला किसी यातायात के साधन से कहीं जा रही है
और एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना घट गई, दुर्घटना घटने से वो लेडीज रास्ते में गिर गई, किसी साधन से उसको लग गई या कोई किसी प्रकार का डैमेज हो गया, उस चोट लगने से उस गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी अगर चोट लग जाती है, उसका हार्ट टूट जाता है, उसके सर में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई विकार उत्पन्न हो गया, बच्चे के जन्म के समय भी उसमें वो विकार उत्पन्न है, लेकिन वो जेनेटिक्स तो नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे के जन्म के समय रोग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो बच्चे के गुणसूत्रों की वजह से या उसके माता पिता के गुणसूत्रों की वजह से उसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होता है। तो सभी जन्मजात रोग, बात को समझना, सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि रोग क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से रोग होते हैं। बात करेंगे कि रोग क्यों होते हैं, क्या कारण है, होता क्यों है रोग। तो रोगों के कारण, रोगों के कारण। अब देखो, रोगों के कारण मैं आपको बहुत जल्दी और आसान तरीके से बता देता हूँ रोग क्यों होते हैं। तो पहला रोग होता है वो मानव स्वास्थ्य से जुड़े हुए पोषण का नहीं मिलना, यानी कि पोषण की कमी होती है, जिसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। मानव स्वास्थ्य और पोषण का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसमें मानव स्वास्थ्य और पोषण के अंदर मैंने संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। व्यक्ति को अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो किसी न किसी प्रकार का रोग का शिकार हो जाएगा। तो पहला है अच्छा खाने का नहीं मिलना, यानी अच्छी पोषण उसको नहीं मिलना। दूसरा होता है कोशिका में अनियमित वृद्धि। आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग दिव्यांग होते हैं, ठीक है ना। दिव्यांग होने का मतलब हो गया शरीर में किसी भी प्रकार का विकलांग, यानी किसी भी प्रकार का विकार हो जाता है। हो सकता है उसके 5 अंगुलियों में से 1 अंगुली कम है, हो सकता है शरीर में कहीं भी उसको पोलियो हो गया, किसी भी प्रकार का डैमेज हो गया, तो ये उसके कोशिका में अनियमित वृद्धि। देखो, किसी के व्यक्ति के 5 अंगुलियों में 4 हो सकती है, तो 6 भी तो हो सकती है ना। तो ज़्यादा या कम होता है कोशिका की वजह से होता है, ठीक है। अगला आपका इसमें और अगला रोग आता है एलर्जी। तो कुछ व्यक्तियों के शरीर होता है वो विशेष पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं, उस वजह से भी रोग हो सकते हैं। और अगला कारण आता है आपके संक्रामक रोग, यानी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाते हैं, और कुछ लोगों के आनुवंशिक होने की वजह से भी रोग हो जाते हैं। तो यह रोगों के कारण होते हैं। अब इसके अलावा कुछ वातावरण की वजह से भी रोग होते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं प्रदूषण तत्वों की वजह से रोग। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, प्रदूषण तत्वों की वजह से रोग, प्रदूषण तत्वों की वजह से अब प्रदूषण तत्वों की वजह से का अर्थ क्या होता है। आपने एक धातु नाम सुना होगा जिसका बोलते हैं कैडमियम, कैडमियम CD इसका प्रतीक होता है। अब देखो, कैडमियम होता है, इससे इटाई रोग आता है। ये रोग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपको भैया कि कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। ये इटाई रोग क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, अपने हाथ है, पैर है, इन जोड़ों में जो दर्द होता है, जोड़ों में विकार उत्पन्न होता है, उसको इटाई रोग बोलते हैं। ये इटाई रोग होता है, वो कैडमियम की कमी से होता है। अगला रोग आता है पारा, और पारा की अधिकता से, ये कैडमियम की अधिकता से है। और दूसरा होता है पारा की अधिकता से, कौन सा, पारा की अधिकता से। और पारा के बारे में आप जानते हो Hg से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और पारे की अधिकता से रोग होता है मिनी माता रोग। कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है, ठीक है ना। अगला आपका जो रोग आता है वो होता है नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। और नाइट्रेट की अधिकता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हार्ट होता है उस हार्ट का अच्छे से विकास नहीं होता, सही ढंग से विकास नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर एक धातु आती है कि ऑर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। अगला रोग आता है ब्लैक फुट रोग, और ये किसकी वजह से होता है, ये ऑर्सेनिक की वजह से होता है, ऑर्सेनिक की वजह से। और कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा लोहा तत्व, लोहे की कमी से भी रोग होता है और लोहे की अधिकता से भी रोग होता है। आपके खाद्य पदार्थों में लोहा, आयरन उपस्थित होता है। तो देखो, लोहे की कमी से, ये तो सब अधिकता से ऊपर वाले तो, लेकिन अब की बार में लोहे की कमी से तो रोग होता है, वो तो होता है एनीमिया,
कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और लोहे की अधिकता से जो रोग होता है, अधिकता, वो होता है सिडेरोसिस। कौन सा? सिडेरोसिस। देखो दोनों अच्छी बातें। अधिकता से कौन सा रोग? सिडेरोसिस। और कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। इसके अलावा तांबा होता है। तांबे की अधिकता से चेलकोसिस रोग होता है। तांबे की अधिकता से, किसकी? तांबे की अधिकता से चेलकोसिस। चेलकोसिस। अब थोड़ा सा जल्दी मैं एक और बता देता हूँ, जिसमें एक तो आता है आपका फ्लोराइड, ठीक है ना। ये फ्लोराइड की कमी से तो क्या होता है? फ्लोराइड जानते हैं? फ्लोराइड की कमी से तो दांत खराब हो जाते हैं, और अधिकता से फ्लोरोसिस होता है। तो फटाफट यहाँ 2 लाइनें और बता देता हूँ कि फ्लोराइड होता है, उस फ्लोराइड की कमी से तो होता है दंत रक्षण, दांत, और अधिकता से होता है फ्लोरोसिस, जिसके अंदर कुबड़ पट्टी वाली बात आती है, आपकी गर्दन झुक जाती है ना। गर्दन, आपके पीछे के जो कमर होती है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ निकल की अधिकता से कैंसर होता है। ये जो डालडा घी आता है, हाइड्रोजनीकरण से बनाया जाता है, उसमें विशेष जो तत्व होता है निकल होता है, और निकल से क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।